देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगत की चैप्टर नंबर 4, जिसका लेक्चर नंबर 1 है ना। तो सबसे पहले नाम ही देखो, रासायनिक बलगत की। इसका मतलब क्या है? ये भौतिक रसायन की एक शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगत की कहलाती है। ये डेफिनेशन लिखी है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आता है कि ये वेग क्या है, या मैं कहूँ कि वेग के आधार पर या गति के आधार पर अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, यानी उनके प्रकार फिर पढ़ेंगे। इनको प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अभिक्रिया वेग के आधार पर कितनी प्रकार की होती है। तो सब लोग हेडिंग डाल लो, दर, गति या वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। तो दर, वेग, गति तीनों एक ही चीज़ है। इनके आधार पर अभिक्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे आप, अति तीव्र अभिक्रिया या अति तीव्र अभिक्रिया को अपन तात्क्षणिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी कि तीव्र अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया। तो नाम से ही जैसा स्पष्ट है, अति तीव्र, यानी कि ये बहुत तीव्र गति से चलने वाली अभिक्रिया हैं जिनको पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है। लगभग इनको पूर्ण होने में समय लगता है 10⁻⁻16 सेकंड से 10⁻⁻14 सेकंड। पलक झपकते ही, बहुत जल्दी, देख रहे हो कितने कम समय, 10⁻16, बहुत ही कम समय है। और ये अभिक्रियाएँ इतने कम समय में पूर्ण होती हैं कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि अनकंट्रोल होती हैं। और ये कौन सी अभिक्रियाँ होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे? ये आयनिक अभिक्रियाँ होती हैं। आयनिक, जितनी भी आयनिक अभिक्रियाँ होंगी वे सब की सब क्या होंगी? तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया होती हैं। यानी कि ये अति तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाँ हैं जिन्हें पूर्ण होने में 10⁻⁻16 सेकंड से 10⁻⁻14 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और इस प्रकार की अभिक्रियाएँ आयनिक अभिक्रियाँ होती हैं। ये भी लिख सकते हो नीचे। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल दूँ मैं, कोई आयनिक NaCl, नमक क्या है? आयनिक यौगिक है, Na+ और Cl-। इसमें मैं डाल दूँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही मैं AgNO3 डालूंगा तो ये इसका अवक्षेप बन जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10⁻⁻16 सेकंड AgCl का एक अवक्षेप बन जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप, तुरंत। प्लस क्या और क्या बच गया? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसी से हम पहचान लेंगे सफ़ेद अवक्षेप बन गया। जैसे ही इसको इसमें मिलाया तुरंत अवक्षेपित हो गया नीचे AgCl, समझ गए क्रिया पूर्ण हो चुकी है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएँ जो बहुत तेज़ी से चलती हों। अब ऐसी अभिक्रिया को हम बताओ कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? जो क्षणिक हो रही है, पता भी नहीं चल रहा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिन अभिक्रियाओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें प्रयोगशाला में उन पे ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते, वो अनकंट्रोलेबल होती हैं। आप खुद समझो, जिस चीज़ को आप कंट्रोल ना कर पाओ, क्या उसको करना चाहोगे? मैं तुमसे कहूँ कि ये गाड़ी पकड़ो, चलाना आता है लेकिन मैंने कही इसमें ब्रेक नहीं है, तो आप क्या उसको छुओगे? साफ मना कर दोगे, भाई ब्रेक नहीं है, मैं कंट्रोल कैसे करूँगा? तो जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है हमारे, उसको आप नहीं चलाओगे। यानी कि ऐसे ही ये रिएक्शन होती हैं, ये कंट्रोल में नहीं होती, तो इन पे ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते। यानी इस यूनिट में हम आयनिक अभिक्रियाओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब आता है हम दूसरी अभिक्रिया होती है
मंद अवक्रिया, बहुत ही मंद, अति मंद अवक्रिया, मंद में भी अति मंद, अति मंद अवक्रिया। अति मंद अवक्रिया का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि ये अति मंद गति से होने वाली क्रियाएं हैं जो एक लंबे समय अंतराल में पूर्ण होती हैं, बहुत ज़्यादा समय लेती हैं ये पूर्ण होने में, यानी कि इनको पूर्ण करना तो समझ लो 1 साल 6 महीने इस तरह से ही पूर्ण होती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, पता रहता है क्या तुम लोहे की रॉड को देखते रहते हो कि बस अब जंग लगने वाली है, अब लगेगी, यानी कि इन क्रियाओं को भी हम प्रायोगिक प्रैक्टिकल में ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि इनमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक तो मैंने लोहे पर जंग लगना, और एग्जाम्पल बताओ, भूगर्भ में कोयले का बनना, कौन देख रहा है कि कोयला कब बन रहा है, वो तो बन रहा है हज़ारों सालों से। अच्छा, कमरे के ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये भी बहुत दिनों में बनती है, कमरे के ताप पर 1 मोल बहुत दिनों में बनती है। तो ऐसी अवक्रियाएं भी हमारे काम की नहीं है जिन पे हम प्रयोग करें। और डेफिनेशन तुम्हारे नाम से ही स्पष्ट हो जाएगी कि अति मंद गति से होने वाली अवक्रियाएं जो एक लंबे समय अंतराल में पूर्ण होती हैं, इन क्रियाओं में लगे समय की गणना करना कठिन है, यानी कितना समय लगेगा इसका कहना आसान नहीं है। जैसे लोहे पर जंग लगती है तो ये नहीं कह सकते कि कब लगेगी, ठीक है, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। आप लिख सकते हो लोहे पर जंग लगना एग्जाम्पल में, जंग लगना, या कमरे के ताप पर CO2 का बनना। कमरे के ताप पर कह रहा हूँ, वैसे CO2 बनानी है तो जल्दी बन जाती है, पर कमरे के ताप पर काफ़ी टाइम में बनती है। तो ये 2 अवक्रियाएँ हो गई। और तीसरी जो हमारे काम की अवक्रिया है वो है सामान्य गति से होने वाली अवक्रियाएँ, यानी कि सामान्य या मध्यम अवक्रिया। तो थर्ड आप हेडिंग डाल लो, सामान्य या मध्यम अवक्रिया। देखो, सामान्य गति से नाम से ही स्पष्ट है कि ये सामान्य गति से होने वाली अवक्रियाएं जिनका वेग न तो बहुत अधिक न बहुत कम होता हो, यानी सामान्य गति से होता हो, ऐसी अवक्रियाओं को हम सामान्य अवक्रियाएं कहते हैं। ये सारी अवक्रियां आणविक अवक्रियां होती हैं, सहसंयोजक या अणु। जैसे मैं कहूँ अमोनिया का बनना, तो कैसे बनती है अमोनिया, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अमोनिया बनाने की एवर विधि है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो अणु है, ये भी अणु है। तो ये ज़्यादातर कौन सी अवक्रियाँ होती हैं, आणविक अवक्रियाँ होती हैं, यानी जिनमें सहसंयोजक बंध बने हों। तो वो सामान्य गति से, जैसे 1-2 घंटे में हो जाएगी, 1 दिन में हो जाएगी, तो ये सामान्य गति से 6 महीने में हो रही है या 10⁻16 में हो रही है, तो इन सब के बीच की है ये, न जल्दी होती न ज़्यादा टाइम लगता। बोलो, ये तीनों क्रियाएँ समझ में आ गई हैं आपको, है ना। अच्छा, शराब वराब बनाते हैं तो भले ही टाइम लगता है, 5-6 दिन लग जाते हैं सीरे से अल्कोहल बनाने में, तो वो भी एक सामान्य अवक्रिया ही है। 5-6 दिन आप वेट कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज़ बना रहे हो तो, है ना, लेकिन 6 महीने वेट नहीं कर सकते। तो अब बताओ हम कौन सी अवक्रियाएँ पूरी यूनिट में पढ़ेंगे, सामान्य गति से होने वाली अवक्रियाएँ। हमारे काम की ये भी नहीं है, हमारे काम की ये भी नहीं है, क्योंकि ये तीव्र गति से हो रही है, अनकंट्रोलेबल है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इस पर कोई प्रयोग नहीं करते। और ये बहुत धीमे हो रही है तो इसमें टाइम वेस्ट होता है, तो इस पर भी ज़्यादा प्रयोग नहीं होते। प्रयोग होते हैं किस पे, सामान्य गति से होने वाली अवक्रियाओं पर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हटा रहा हूँ। अब आते हैं हम वेग। अभी तो हमने वेग या गति के आधार पर अवक्रियाओं के प्रकार पढ़े, जिसमें हमारे काम की कौन सी 30 पूरी यूनिट में हम सामान्य गति से होने वाली अवक्रियाओं को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आती हैं वेग या दर या गति किसे कहते हैं। तो देखो, पहले आप समझो, आप जानते होंगे फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेग बराबर दूरी बटे समय, ये पढ़ा होगा सबने। यानी एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। लेकिन ये तो वस्तु की बात थी, हम रिएक्शन की बात करें तो मान लो कोई ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी तो चल रही है। पर इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में चली गई दूरी। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे अभिकारक कम होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो पहले अभिकारक था 0 या पहले अभिकारक था
10, तब ये कितना रहा होगा 0, और उस समय क्या होगा t बराबर 0, यानी 0 समय पर ये अभिकारक कितना था 10। बाद में जब धीरे धीरे अभिकारक उत्पाद में बदलेगा समय के साथ साथ, तो समय जैसे मान लो कर दिया t = 1 सेकेंड, तो ये मान लो रह गया 8, तो ये कितना हो गया होगा 2। t बराबर मैंने ले लिया मान लो 2, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया कितना 4। और t बराबर ये ले लिया मैंने 3 सेकेंड, और ये हो गया मान लो 4, तो ये कितना बन गया होगा, ये 8 था तो 2 6 4, ये बढ़ता जाएगा, ये हो गया 6। और t बराबर मैंने 4 ले लिया, तो ये मान लो 2 हो गया, तो ये कितना हो गया होगा 8। और t बराबर मैंने 5 ले लिया, तो ये कितना 0, ये 10। समय के साथ ये क्या हो रहा है कम, यानी कि अभिकारक हमारे क्या हो रहे हैं कम, अभिकारक हमारे हो रहे हैं कम, उत्पाद क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, उत्पाद हमारे बढ़ रहे हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे वेग की, वेग की डेफिनेशन कैसे बनेगी बताओ। वेग बराबर ऊपर क्या आएगा, दूरी पर, दूरी तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो रिएक्शन है, इसमें क्या दूरी है, इसमें लिखनी पड़ेगी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है इकाई समय में, यानी एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो ऊपर हम लिखेंगे अभिकारक, सब आप लोग लिखो, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। चाहूँ तो मैं इस डेफिनेशन को तुम्हें अलरटा दूँ, बोल दूँ अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन किसी निश्चित समय अंतराल में, उसको वेग कहते हैं, लेकिन इसको तरीके से समझना है अपन को, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। मान लो मुझे कोई कहे कि भाई तुम समय t बराबर 2 पर और समय t बराबर 4 पर, यानी 2 और 4 के बीच में जो हमारी रिएक्शन हुई थी उसका वेग बताओ, यानी इसका औसत वेग बताओ। तो कैसे बताओगे, समय t बराबर 2 पर और 4 पर, इन दोनों के बीच में अब क्रिया हमारी किस गति से हो रही थी, ये कैसे बताओगे। इसके लिए फॉर्मूला अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मतलब ये, और इधर प्रोडक्ट में और ये, तो इसको मान लो R1, तो इसको मान लो R2। तो हम क्या फार्मूला बनाएंगे, R2 माइनस, यानी R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता अपॉन समय अंतराल T2 माइनस T1। समय अंतराल क्या होगा, T2 माइनस T1। इसको मान लो तुम T2, इसको मान लो T1 और इसको मान लो T2, T2 माइनस T1। अच्छा, इसको क्या मानोगे P1 और P2। अब देखो R2 का मान कितना है, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 बटे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा, देखो 6 में से 2 गए तो 4 बचे माइनस के 4, और 4 में से 2 गए तो प्लस के, तो ये कटेगा तो कितने का बचेगा, -2 आ गया। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन फिर से, इकाई समय में, एक निश्चित समय में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब किसी ने ऐसे भी निकाला औसत वेग, ऐसे भी निकल सकता है दूसरा तरीका, औसत वेग बराबर ऊपर क्या आएगा, अभिकारक की जगह उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मतलब कमी हो रही थी या वृद्धि, तो अब लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, कुछ भी लिख सकते हो। वैसे तो वृद्धि हो रही है तो तुम्हारी इच्छा है वृद्धि लिखना, तुम्हारी इच्छा है परिवर्तन लिखना। बताओ क्या लिखोगे, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या वृद्धि भी लिख सकते हो, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे नीचे क्या है, समय अंतराल,
समय अंतराल। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या है बताना, P2 माइनस P1, P2 की सांद्रता माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, वो तो उसी की तरह हुआ जैसे हुआ। अब P2 कितना है, अच्छा दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, तो ही तो फॉर्मूला बना नहीं काय का, वही तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कि दोनों से सेम है। 8 माइनस 4 अपॉन T2 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2। देखो केवल अंतर क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये माइनस आ रहा है और ये प्लस, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी। देखो अभिकारक घट रहा है नीचे, इसीलिए घटने के लिए क्या चिन्ह आ गया, माइनस। कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। देखो 10 से 2 8, 2 कम, तो माइनस क्या दिखा रहा है, कमी। अब देखो उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि। कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, 2 4 6 8 10, यानी कि ये प्लस चिन्ह वृद्धि को दर्शाता है और माइनस चिन्ह कमी को दर्शा रहा है। और हमेशा कमी किस में होती है, अभिकारक में ही होती है, क्योंकि अभिकारक कम होंगे तभी तो उत्पाद बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, अभिकारक की सांद्रता में कमी तभी उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। क्लियर हुआ ये, देख लो फिर से। इसमें भी 2 आंसर है, इसमें भी 2 आंसर है, इसमें कमी है, इसमें वृद्धि है। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ये कमी हो रही है, ये दोनों मान यदि मैं इन दोनों फॉर्मूलों को मान लो बराबर करना चाहूँ, औसत वेग, बताओ औसत वेग बराबर, अच्छा इसमें एक फॉर्मूला और है, ये डेल्टा R2 माइनस R1 को हम डेल्टा R भी तो कह सकते हैं अपॉन डेल्टा T, कह सकते हैं क्या नहीं भाई। R2 माइनस R1 को डेल्टा R, T2 माइनस T1 को डेल्टा T, ऐसे ही इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब मैं तुमसे कहूँ कि मुझे औसत वेग बताओ, तो औसत वेग का फॉर्मूला तुमने कहा कि मैं तो ऐसे लिखूँगा, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। इससे तो आंसर माइनस में आ रहा था, और मैं इसके बराबर लिखना चाहूँ तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो क्या कर सकता हूँ, अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि इससे माइनस में आंसर है और इससे प्लस में आंसर है। तो बताओ इसको बराबर करने के लिए यदि हम पूरे फॉर्मूले में आगे माइनस लगा दें, पूरे फॉर्मूले में आगे माइनस लगा दें, तो इन सब में क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसीलिए यदि मुझे ये दोनों फॉर्मूले बराबर लिखने हैं तो अभिकारक की सांद्रता के आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। उत्पाद की सांद्रता के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो प्लस है ही। लेकिन यदि दोनों फॉर्मूले मुझे आंसर बराबर लाना है, दोनों से, इससे भी और इससे भी, तो अभिकारक की सांद्रता में जो कमी हो रही है उस कमी को पहले से ही तो लिख दो, जिससे तुम्हें ये टेंशन भी नहीं होगी कि मान हमारा किससे गलत आएगा, किससे प्लस का आएगा, किससे कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं है कोई भी। केवल ये देखना है कि अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसीलिए अपन आगे पहले से ही माइनस लगा के चलेंगे, तो ये मान हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में। और उत्पाद में तो कोई टेंशन वैसे ही नहीं है क्योंकि उसका मान तो प्लस में आता ही है। बोलो इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आती है डेफिनेशन की बारी। तो देखो डेफिनेशन अब समझते हैं। डेफिनेशन तो ये लिखी एक लाइन की, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अभिकारक से उत्पाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल हैगा, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों, या तो ऊपर अभिकारक होंगे या उत्पाद, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। यानी अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, भाई दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो मैं यदि कहूँ कि होने वाला परिवर्तन, किसी में कमी तो किसी में वृद्धि, इसी को हम बोलते हैं वेग, और वेग को ही औसत वेग का नाम दिया गया है। ये है औसत वेग। ये क्या निकल के आता है, औसत वेग। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय अंतराल में
अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। अपन इसकी इस वेग नॉर्मल वेग की भी तो यही डेफिनेशन बताते थे, एक निश्चित समय में चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी को वेग कहते हैं। ऐसे ही एक निश्चित समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, यहाँ वर्ड अभिकारकों उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्यों आ रहा है, चली गई दूरी क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअली में ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, उस चीज़ को हम रासायनिक बलगतकी में कैसे बोलते हैं, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही औसत वेग कहलाता है एक निश्चित समय अंतराल में। बोलो समझ में आ गया? यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता दिया करो, ठीक है? देख लो।